अरे, इतनी लापरवाह तो कनिका कभी नहीं थी। अब अचानक इसको क्या हो गया? लगता है होश ठिकाने नहीं है इसके। तभी तो खाने पीने में भी लापरवाही दिखा रही है। 2 दिनों से सब कुछ भुला रखा है। कई बार बुला भेजा उसे, कोई उत्तर नहीं। कभी कह देती है आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, कभी आज भूख नहीं है, कभी थोड़ी देर में आती हूँ। माना कि थोड़ी तो नक मिजाज है, किंतु अब तक तो मिजाज दुरुस्त हो जाना चाहिए था। हैरानी तो इस बात की है कि 2 दिनों से उसे भूख भी नहीं लगी। एक निवाला तक नहीं गया उसके अंदर। आज ऐसा क्या हो गया है? केयर होम की वार्डन राखी बड़बड़ाई जा रही थी। फिर सोचा स्वयं ही उसके कमरे में जाकर देखती हूँ, कहीं कनिका की तबीयत तो खराब नहीं। डॉक्टर को बुलाना भी पड़ सकता है। राखी इंडिया से आई थी और 10 सालों से वार्डन थी उस केयर होम की। वार्डन ने कई बार कनिका का दरवाज़ा खटखटाया। कोई उत्तर ना पाकर वह झुंझुलाती हुई अधिकार से बोली, कनिका दरवाज़ा खोलो वरना दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा। कनिका की ओर से कोई उत्तर ना पाकर वार्डन फिर क्रोध से बोली, दरवाज़ा क्यों नहीं खोलती? किसका शोक मना रही हूँ? बोलती क्यों नहीं? शोक मना रही हूँ अपनी माँ का, कनिका ने रोते रोते कहा। फिर फुट फुट कर रोने लगी। इतना सुनते ही वार्डन चौंक पड़ी, सोच में पड़ गई। माँ? कौन सी माँ? जब से यहाँ आई है माँ का तो कभी जिक्र तक नहीं किया। वार्डन ने गहरी सांस लेकर अपने को संभालते हुए बड़ी शांत भाव से कहा, कनिका बेटा प्लीज़ दरवाज़ा तो खोलो। कुछ क्षण बाद दरवाज़ा खोलते ही कनिका वार्डन से लिपट कर दहाड़ दहाड़ कर रोने लगी। धीरे धीरे उसका रोना सिसकियों में बदल गया। कनिका ये लो, थोड़ा पानी पी लो, वार्डन ने स्नेहपूर्वक कहा। नाजुक स्थिति को समझते हुए वार्डन ने कनिका का हाथ अपने हाथ में लेकर उससे प्यार से पूछा, कनिका अपनी माँ से तुम कभी मिली नहीं, आज ऐसी क्या बात हो गई? सिसकियाँ भरते भरते कनिका बोली, मैं माँ से कहाँ मिलना चाहती थी, अभी भी कहाँ मिली हूँ। न जाने यह कब और कैसे हो गया। अब तो मैं चाह कर भी माँ से नहीं मिल सकती। इतना कहकर कनिका ने गहरी सांस ली। वार्डन ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, जो कहना है कहो, मेरे पास तुम्हारे लिए समय ही समय है। वार्डन का कहना भर था कि कनिका के मुंह से अपने जीवन का इतिहास अपने आप निकलने लगा। पैदा होने से अब तक रह रह कर मेरे कानों में माँ के तीखे शब्द गूंजते रहते हैं। तू कुख में क्या आई, मेरे तो कर्म ही फूट गए। ऊपर से नानी, जिन्होंने माँ को एक पल भी चैन से नहीं जीने दिया। माँ से अलग होने के बाद भी कभी कभार हमारे घर आ धमकते, फिर चालू हो जाती उनके ताने उल्हानों की सीढ़ी। खुश नहीं हो, तुम एक बेवकूफ़ लड़की हो। अब हम अपने गांव वालों को अपनी बात समझाने में असमर्थ हैं। लड़की इनके जैसी ही होगी और बाकी बच्चों के साथ घुल मिल जाएगी। मुझे आपको यह बताते हुए शर्म आ रही है। आंसू भर आए थे एक बार फिर कनिका की आंखों में। मिसेज राखी, मुझे नानी का हरदम कोसना माँ की बेरुखी से कहीं अधिक खलता था। ऐसा लगता जैसे वे मुझे नहीं, मेरे माँ बाप को गालियाँ दे रही हूँ। मेरे मोटे मोटे होंठ, तंग तंग घुंघराले बाल सभी को बहुत खटकते थे। मैं अक्सर क्षुब्ध होकर माँ से पूछती, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं दावे से कह सकती हूँ कि अगर नानी का बस चलता तो मेरे बाल खींच खींच कर सीधे कर देती, मेरे होठों की प्लास्टिक सर्जरी करवा देती। मुझे नानी जरा भी नहीं भाती थी। दरवाजे से अंदर घुसते ही उनका शब्दों का प्रहार शुरू हो जाता। ऐसी लड़की के साथ खुश मत रहो बेटी, क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है? इसे किसी को दे दे। अब चीज़ें ठंडी हो जाएंगी तो हम भारत जाएंगे और तुम्हारी शादी करा देंगे। मैंने लाल पासपोर्ट की ताकत दिखी है। जिस लड़के पर तुम हाथ रखोगे वह तैयार हो जाएगा। दिन रात ऐसी बातें सुन सुनकर मेरे प्रति माँ के व्यवहार में रूखापन आने लगा। एक दिन जब मैं स्कूल से लौटी ही थी कि घंटी बजी। मेरे दरवाज़ा खोलते ही सामने एक औरत खड़ी थी। बोली, हाय कनिका, मैं मैंडी आंटी, तुम्हारी मम्मी की सहेली। माँ आपकी सहेली मैंडी आंटी आई हैं। मैंने मम्मी को आवाज़ दी, हाय मैंडी, तुम आज रास्ता कैसे भूल गई हो?
बहुत दिनों से मन था तुम्हारे साथ बैठकर पुरानी यादों को कुरेदने का। आओ, अंदर आओ, बैठो। बताओ आजकल क्या शगल चल रहा है? 1 से 2 हुई या नहीं? माँ ने पूछा। ना बाबा ना, मैं इतनी जल्दी इन झंझटों में पड़ने वाली नहीं। जी भर के मज़े लूट रही हूँ जवानी के। तूने तो सब मज़े स्कूल में ही ले लिए थे। मैंडी ने व्यंग से कहा। मज़े? क्या मज़े? मज़े? वे मज़े तो नुकसानदेह बन गए मेरे लिए। सामने देख, माँ ने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा। इतना सुनते ही मैं दूसरे कमरे में चली गई। मुझे उनकी सब बातें सुनाई दे रही थीं। बहुत तो नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था। मैंडी, तू नहीं समझेगी। सुन, जब मैं भारत से यहाँ आई थी ना, उस समय मैं 14 वर्ष की थी। स्कूल पहुँचते ही हक्की बक्की सी हो गई। यहाँ का माहौल देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। तकरीबन सभी लड़के लड़कियाँ गोरे चिट्टे, संगमरमरी सफ़ेद चमड़ी वाले, उनके तीखे तीखे नैन नक्श, नीली नीली हरी हरी आँखें, भूरे भूरे सोने जैसे बाल। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो लड़के नहीं, संगमरमर के बुत खड़े हों। लड़कियां जैसे आसमान से उतरी परियां। मेरी आंखें तो उन पे गड़ी की गड़ी रह जाती। शुरू शुरू में उनका खुलापन मुझे बहुत अजीब सा लगता था। बिना संकोच के लड़के लड़कियां एक दूसरे से चिपटे रहते। उनका निडर आज़ाद हाथों में हाथी डाले घूमते रहना, ऐसा लगता था जैसे वे शर्म शब्द से अनजान हैं। धीरे धीरे वही खुलापन मुझे अच्छा लगने लगा। मैंडी, सच बताऊं, कई बार तो उन्हें देखकर मेरे मन में भी गुदगुदी होती, मन मचलने लगता, उनसे ईर्ष्या तक होने लगती। आहिस्ता आहिस्ता यह आग ज्वालामुखी की भांति भपकने लगी। एक दिन आखिर के 2 पीरियड खाली थे। जॉर्ज ने कहा, निकी, कॉफ़ी पीने चलोगी? मैंने उचक कर झट से हाँ कह दी। क्यों ना करती। उस समय मेरी आंखों के सामने वही दृश्य रिप्ले होने लगे। तुम इसे चुनौती कहो या जिज्ञासा, मुझे भी अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगी। जॉर्ज के साथ अपने को चारों ओर घूमते देखकर अपना जीत का एहसास होता। निकी, तुम कौन से जॉर्ज की बात कर रही हो? हाँ, वही वही तो एक जिज्ञासा थी। उसे टाइम पास भी कह सकती हो। न जाने कब और कैसे मैं आगे बढ़ती गई। आसमान पर बादलों के संग संग उड़ने लगी। पढ़ाई से मन उचाट हो गया। एक दिन पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। घर में जो हंगामा हुआ सो हुआ। मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। जॉर्ज जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। कनिका का जन्म होते ही उसे अपनाना तो दूर, माँ ने किसी को उसे हाथ तक नहीं लगाने दिया। जैसे मेरी कनिका गंदगी में लिपटी छूत की बीमारी हो। इसके बाद मेरी माँ के घर से क्रिसमस का उपहार तो क्या, कार्ड तक नहीं आया। कनिका, तुम्हें यह सब किसने बताया? वार्डन ने स्नेहपूर्वक पूछा। उस दिन मैंने माँ और मैंडी आंटी की सब बातें सुन ली थीं। जल्दी ही समय की कठोर मार ने मुझे उम्र से अधिक समझदार बना दिया। माँ जो कभी कभी सब कुछ भुलाकर मुझे प्यार कर लेती थी, अब उनके व्यवहार में भी सौतेलापन झलकने लगा। जो पैसे उन्हें सोशल सिक्योरिटी से मिलते थे, उनसे वे सारा सारा दिन शराब पीकर सोई रहती। घर के काम के कारण कई कई दिन स्कूल नहीं भेजती। सोशल वर्कर घर पर आने शुरू हो गए। सोशल सर्विस की मुझे केयर में ले जाने की चेतावनियों का माँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शायद माँ भी यही चाहती थी। माँ हर समय झुंझुलाई से रहती। मुझे तो याद ही नहीं कि कभी माँ ने मुझे प्यार से बुलाया हो या फिर कभी अपने संग बिस्तर में लेटाया हो। मैं माँ की ओर ललचाई आंखों से देखती रहती। एक दिन माँ ने मुझे बहुत मारा। शाम को वे मुझे अकेला छोड़कर दोस्तों के संग घूमने चली गई। उस वक्त मैं केवल 8 वर्ष की थी। घर में दूध के सिवा कुछ खाने को नहीं था। बाहर बर्फ पड़ रही थी। रात भर माँ घर पर नहीं आई, ना ही मुझे डर के मारे नींद। दूसरे दिन सुबह मैंने पड़ोसी मिसेज हैम्पटन का दरवाज़ा खटखटाया। मुझे डरी डरी सहमी सहमी देखकर उन्होंने पूछा, कनिका, क्या बात है? इतनी डरी डरी क्यों हो? मम्मी अभी तक घर पर नहीं आई, मैंने सुबकते सुबकते कहा। रो नहीं, अंदर आओ। मैं सर्दी से ठिठुर रही थी। मिसेज हैम्पटन ने मुझे कंबल ओढ़ाकर हीटर के सामने बैठा दिया। वे मेरे लिए दूध लेने चली गईं। 20 मिनट के बाद
एक सोशल वर्कर, एक पुलिस महिला के संग वहां आ पहुंची। जैसे तैसे पुलिस ने माँ का पता लगाया। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत वे मुझे अपने साथ ले गए। माँ के चेहरे पर पछतावे के कोई चिन्ह न थे, ना ही उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास ही किया। पिता का पता नहीं था, माँ भी छूट गई, मानो मुझे एक मिट्टी की गुड़िया समझकर कहीं रख कर भूल गई हो। चिल्ड्रन होम में एक और अनाथ की भर्ती हो गई। वहाँ में सबने मेरा खुली बाहों से स्वागत किया। एक तसल्ली थी, वहाँ मेरे जैसे और भी कई बच्चे थे। मेरे देखते देखते कितने बच्चे आए और चले गए। रोनित और मेरा कमरा साझा था। रोनित और मेरा स्कूल भी एक ही था। वीकेंड में सभी बच्चों के फ़ोन आते तो मेरे कानों का एंटीना भी खड़ा हो जाता, लेकिन माँ का फ़ोन कभी नहीं आया। लगता था माँ मुझे हमेशा के लिए भूल गई थी। अब रोनित ही मेरी लाइफ लाइन थी। हम दोनों की खूब पड़ती थी, पढ़ाई में भी होड़ लगा करती थी। रोनित के प्यार और चिल्ड्रंस होम के सदस्यों के सहयोग से धीरे धीरे मैंने स्वयं को समेटना आरंभ कर दिया। मिस राखी, तुम्हें तो पता है कभी कभी बच्चे कितने निर्दयी हो जाते हैं। प्लेग्राउंड में मैं सदा ही रंग भेद का निशाना बनी रहती हूँ। कानों में अक्सर सुनाई देता, मुझे अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता। कभी कोई कहता उसके बाल और होठ देखे हैं, स्पेनिश लगती है, फिर इंडियन होगी, रंग तो मिलता जुलता है। मुझे देखते ही उनके चेहरों पर अनेक सवाल उभरने लगते, जैसे पूछ रहे हों, नाम इंडियन, कनिका, बाल मधुमक्खी का छत्ता, रंग स्पेनिश जैसा, नाक पिंग पोंग की गेंद जैसी। सबके लिए मैं एक मजाक बन चुकी थी। सभी मुझ जैसी उलझन को सुलझाने में लगे रहते। उनकी बातें सुनकर अक्सर मैं बर्फ़ सी जम जाती। रात की कालीमा मेरे अंदर अट्टहास करने लगती। उनके प्रश्नों के उत्तर मेरे पास नहीं थे। मैं स्वयं अपने अस्तित्व से अनजान थी। मैं कौन हूँ, क्या पहचान है मेरी? मैं बिना चप्पू के दो कश्तियों में पैर रखकर संतुलन बनाने का प्रयास कर रही थी, जिनका डूबना निश्चित था। शुरू में हर रोज़ स्कूल जाने से पहले आधा घंटा पहले तंग घुंघराले बालों को स्ट्रेटनर से खींच खींच कर सीधा करने की कोशिश करती, पर कभी कभी प्रकृति भी कितनी क्रूर हो जाती है। बारिश भी ऐन वक्त पर आकर मेरे बालों को भंडा फोड़ देती, वे फिर घुंघराले हो जाते। कनिका, आप बस करो, पुरानी बातों को कुरेदने से मन भारी होता है, वार्डन ने कनिका को समझाते हुए कहा। राखी प्लीज़, आज मुझे कह लेने दो। मेरे देखते देखते चिल्ड्रंस होम से कई बच्चों को होम मिल गए। फॉस्टर होम, जहां सामान्य परिवार के लोग इन बच्चों को देख रेख के लिए ले जाते हैं। कुछ बच्चे गोद ले लिए गए। मैं भी आशा की डोर थामे बैठी थी, इसी उम्मीद के साथ कि एक दिन मैं भी किसी सामान्य परिवार का सुख भोग सकूंगी। मेरा चेहरा तथा बाल देखते ही लोग भूल भुलैया में फंस जाते हैं। तब मेरा नंबर एक सीढ़ी और नीचे आ जाता। मेरा होना ही मेरे लिए जहर बन चुका था। मेरी आंखों की मुख याचना कोई नहीं सुन सका। रोनित को बहुत अच्छे फॉस्टर पेरेंट्स मिल गए थे। हम दोनों ने वादा किया कि हर शनिवार को हम एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे। मुझे उसका जाना बेहद खला। मन ही मन मैं उसके लिए खुश थी कि अब उसे 24 घंटे अनुशासित जीवन नहीं जीना पड़ेगा, घड़ी के चारों ओर परिक्रमा नहीं करनी पड़ेगी। रोनित तथा मेरा हर शनिवार को मिलना जारी रहा। आज शनिवार था। मैंने मिलते ही उसे खुशखबरी दी कि अब मुझे कोई गोद ले लेंगे। राखी मेरे नए परिवार में जाने के इंतज़ार में दिन रेंग रहे थे, मानो वक्त की सुई वहीं थम गई हो। कुछ दिनों बाद वह दिन आ ही गया। फैसला मेरे हित में हुआ। मेरे वनवास की अवधि पूरी होने वाली थी। वीकेंड में अपना सामान बांधे सहमे सहमे कदमों से मैं अपने नए सफ़र की ओर चल दी। पिछले 7 वर्षों से जो अपना घर था, उसे छोड़ते वक्त इस जीवन ने मुझे सुख दुख के अर्थ बहुत गहराई से समझा दिए थे। ताज्जुब की बात थी कि रोनित का घर एडवर्ड के घर के पास ही था। रोनित और मेरा घर पास होने के कारण अब तो हम होमवर्क भी एक साथ बैठकर करते थे। मिसेस एडवर्ड पहले तो बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने घर के सभी कामों का उत्तरदायित्व मेरे कंधों पर डाल दिया। घर के कामकाज मेरी पढ़ाई में दखलंदाजी करने लगे, जिसका प्रभाव मेरी परीक्षा के परिणामों पर पड़ा। मुझे महसूस होने लगा कि मैं उनकी बेटी कम, नौकरानी अधिक थी। हमारा स्कूल बहुत बड़ा था,
जिसमें नर्सरी, प्राइमरी, जूनियर तथा सेकेंडरी सभी स्कूल शामिल थे। उनके प्लेग्राउंड अलग अलग थे। क्रिसमस की छुट्टियों से पहले स्कूल में क्रिसमस का समारोह था। सभी बच्चों की जिम्मेदारियां बांटी गई थी। मेरी ड्यूटी अतिथियों को बैठाने की थी। अचानक मैंने देखा। मैं जोर से चिल्लाई, रोनित, इधर आओ। वो देखो मेरी माँ, मेरी असली माँ। मेरी आवाज़ भर्राई, टांगें कांपने लगी। रोनित ने मुझे कुर्सी पर बैठाया। माँ, मेरे मुंह से निकलते ही मेरा मन माँ के प्रति प्रेम से ओतप्रोत हो गया। आंखों का सैलाब रुक ना पाया। शांत हो जाओ कनिका, तुम्हें शायद गलत फहमी हो। वो देखो नीले सूट में। मेरा मन छटपटाने लगा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? उन्हें देखे तो तुम्हें 8-7 वर्ष हो चुके हैं। क्या कभी कोई अपनी माँ को भुला सकता है? उसके साथ यह बच्चा कौन है? मैं नहीं जानती। इसका पता तुम्हें लगाना होगा रोनित। समारोह के बाद रोनित से पता चला कि वह मेरा छोटा भाई लखनीत है। कनिका, ध्यान से सुनो। जिंदगी एक नाम और एक रिश्ते से तो नहीं रुक जाती, वार्डन राखी ने समझाते हुए कहा। मिस राखी, आप नहीं जानती। माँ की एक झलक ने मुझे कई वर्ष पीछे धकेल दिया। अपनी कल्पना में मैं आज भी उन्हीं पलों में लौट जाती हूँ जब मैं बहुत छोटी थी और मेरे पास माँ थी। तब सब कुछ था। कैसे वह मेरी उंगली पकड़कर स्कूल ले जाती, वापसी में आइसक्रीम, चॉकलेट लेकर देती। कैसे रास्ते में मैं उनके साथ लुका छिपी खेलती, कभी कार के पीछे छिप जाती, कभी पेड़ के पीछे। अपनी ज़िद पूरी करवाने के लिए वहीं सड़क पर पैर पटकती पटकती बैठ जाती। आज भी उन दिनों को याद कर शिथिल निढाल हो जाती हूँ मैं। जब दुखी होती हूँ तो दृश्य आंखों के सामने रिप्ले होने लगता है। उस दिन जब सोशल सर्विस वाले मुझे यहाँ ले आए थे, उस दिन मेरी माँ के दुपट्टे का छोर मेरे हाथों से खिसकते खिसकते सदा के लिए छूट गया था। अब क्रिसमस की छुट्टियों के समाप्त होने का इंतज़ार मुझे बड़ी बेसब्री से रहता। मन में माँ की झलक पाने की लालसा, भाई को देखने की उमंग उमड़ने लगी। इसी धुन में अक्सर मैं स्कूल के किसी छिपे हुए कोने से माँ और भाई को निहारती रहती। छोटा भाई लखनीत पैर पटकने में मुझ पर गया था। मेरा भाई जो ठहरा। लखनीत के प्ले टाइम में भी अपनी कक्षा में न जाकर मैं उससे बातें करती, उसे छूने की कोशिश करती, यही सोचकर कि माँ ने इसे छुआ होगा। उसमें माँ की खुशबू ढूंढती। जब रोनित कहता कि लखनीत की आंखें बिल्कुल तुम जैसी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता। माँ यह नहीं जानती थी कि मैं भी इसी स्कूल में हूँ। यह सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे माँ से मेरी नाराज़गी प्यार में बदल गई। माँ से भी भला कोई कब तक नाराज रहे। उन्हें बिना देखे मन उदास हो जाता। इतने बड़े संसार में एक वही तो थी, मेरी बिल्कुल अपनी। एक दिन अचानक माँ और मेरी नज़रें टकराई। माँ बड़ी बेरुखी से मुझे अनदेखा कर आगे बढ़ गई। उस रात मन में अनेक गूंगे प्रश्न उठे जो मेरे रुआं से मुख से सूखे तिनके की भांति मन के तालाब में डूबने लगे। सभी दिशाओं से नकारात्मक बहिष्कृति की भावनाएं मेरी पढ़ाई पर हावी होती गई। स्कूल से मन उचाट रहने लगा। घर के कामकाजों की थकावट के कारण स्कूल का काम करना नामुमकिन सा हो गया। तब सोशल वर्कर को बुलाया गया। मिसेज एडवर्ड ने सारा दोष मुझ पर उड़ेल दिया। उनके आरोप सुनते सुनते मैं भी गुस्से में बोली, घर के कामों से फुर्सत मिले तो ना। मेरी तो नींद तक भी पूरी नहीं हो पाती। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। इतना सुनते ही सोशल वर्कर के शक की पुष्टि हो गई। कुछ ही दिनों में मैं फिर से रेसिडेंशियल होम में थी। एक दिन रोनित से मिलते ही उसका प्रवचन शुरू हो गया। कनिका, तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है। पीछे देखते रहोगी तो पीछे ही रह जाओगी। संभालो खुद को, केवल पढ़ाई ही काम आएगी। तुम ठीक कहते हो रोनित। उस दिन हमने अगली पिछली मन की सभी बातें दोहराई। रोनित के जाने के बाद मेरे प्रश्नों के उत्तर मेरे भीतर उभरने लगे। नकारात्मक प्रश्नों को मैंने चिंदी चिंदी कर कूड़े के ढोल में फेंक डाला। पढ़ाई में मन लगाना आरंभ कर दिया। छोटे भाई लखनीत से मिलने का क्रम चलता रहा। कभी मैं लखनीत से मिलती, कभी रोनित। एक शनिवार को मैं और रोनित दोनों पिज़्ज़ा हट में पिज़्ज़ा खा रहे थे। कनिका, एक बुरी खबर है, रोनित ने कहा। क्या है, जल्दी से बताओ। लखनीत से पता चला है इस वर्ष के आखिरी में वह किसी और स्कूल में भर्ती होने वाला है। कहाँ? फिर मैं लखनीत और माँ को कैसे दिखूंगी? उदास मत हो कनिका,
इसका हल भी मैंने ढूंढ लिया है। मैंने लखनीत से उनके घर का पता ले लिया है। साथ ही लखनीत ने बताया कि शनिवार को शॉपिंग के बाद वह और माँ माथा टेकने के लिए जाते हैं। यह तो बहुत अच्छा किया। पिज़्ज़ा खाने के बाद हम दोनों अपने अपने घर चले गए। परीक्षा नज़दीक आ रही थी। रौनित की डांट तो खा चुकी थी। मेरा माँ को देखने का लुक्का छुपी का क्रम चलता रहा। चॉकलेट ने हमारी लखनीत से अच्छी दोस्ती करवा दी थी। परीक्षा में तल्लीन होने के कारण कई दिन लखनीत से नहीं मिल पाए। स्कूल जाकर मालूम हुआ लखनीत बहुत दिनों से स्कूल नहीं आया। मुझे चिंता होने लगी। रौनित ने दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, शनिवार को गुरुद्वारे जाकर मिल लेंगे। शनिवार को गुरुद्वारे जाते वक्त मुझे खुशी के साथ साथ बहुत घबराहट हो रही थी। रौनित, अगर मुझे अंदर ना जाने दिया गया तो? कनिका, विश्वास करो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वहाँ सबका स्वागत है, बस सिर जरूर ढक लेना। कुछ सप्ताह माँ और लखनीत दिखाई नहीं दिए। चिंता सी होने लगी थी। हार कर एक दिन मैं और रौनित माँ के घर की ओर चल दिए। वहाँ तो और ही दृश्य था। बहुत से लोग सफ़ेद कपड़े पहने जमा थे। मेरा दिल धड़का। कनिका, लगता है यह वह हुआ जो नहीं होना चाहिए था। शायद किसी की मृत्यु हुई है। हम दोनों हैरान से खड़े रहे। इतने में हमें दूर से हमारी और एक महिला आती हुई दिखाई दी। रौनित ने हिम्मत बटोर कर पूछ ही लिया, आंटी जी, यहाँ क्या हुआ है? अरे, गिल साहब की पत्नी निक्की की मृत्यु हो गई। कई महीनों से बीमार थी। आंटी जी, अंतिम दर्शन कब है? बेटा, शुक्रवार को 2:30 बजे। इतना सुनते ही मैं तो सन्न रह गई। भारी मन लिए बड़ी मुश्किल से हम दोनों घर पहुँचे। देखते देखते झुंड के झुंड बादल घिर आए। बादलों की गुड़गुड़ ध्वनि के साथ मेरे मन में भी सांझ उतर आई थी। 4 दिनों बाद अंतिम संस्कार था। कितना कुछ कहना चाहती थी माँ से। सभी गिले सिकवे, मन की बातें अब मन में ही रह जाएंगे, यह कभी नहीं सोचा था। उस वक्त मैं खुद को बेबस, असहाय महसूस कर रही थी। कनिका, क्यों नहीं तुम अपनी माँ को पत्र लिखकर मन की बात कह देती? लेकिन क्या फ़ायदा? अरे लिखो तो सही। ठीक है मेरी प्यारी माँ। क्यों फिर आज तुमने वही किया जो 10 वर्ष पहले किया था? तुम्हें याद होगा, 10 वर्ष पहले सबके सामने मेरे हाथ से तुम्हारे दुपट्टे का छोर फिसलता फिसलता छूट गया। तुम बेबसी से देखती रहे, किंतु आज तो तुम चोरी चोरी अपना छोर छुड़ा कर चली गई हो। अपनी कनिका को एक बार गौर से देखा तक नहीं। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी कनिका तो अपनी माँ और भैया लखनीत को हर रोज़ चोरी चोरी देख लेती थी बाथरूम जाने के बहाने। माँ, शायद तुम्हें याद होगा, एक दिन जब आपकी और मेरी नज़रें स्कूल में टकराई थी, आप अनजाने से मुझे देखना भूल गई थी। तब से मैं हर रोज़ चोरी चोरी सबकी नज़रों से छिपकर तुम्हारी एक झलक देखने की प्रतीक्षा करती रही, लेकिन मुझे कभी भी आपके पूरे चेहरे की झलक नहीं मिली। बस यही एहसास लेकर जीती रही कि मेरी भी माँ है। माँ, मेरी प्यारी माँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो आपकी हिम्मत और साहस की दाद देती हूँ। आपने भ्रूण हत्या के बजाय मुझे इस दुनिया में लाने की हिम्मत दिखाई। हर रोज़ नानी के कड़वे कड़वे कटाक्ष सुने। मेरा मन जानता है, प्यार तो तुम अपनी कनिका को बहुत करती थी। न जाने तुम्हारी क्या क्या मजबूरियाँ रही होंगी। मैं पुरानी धुंधली यादों के सहारे आज तक कभी हंस लेती हूँ तो कभी रो लेती हूँ। मैं जानती थी कोई भी माँ इतनी कठोर नहीं हो सकती और ना ही जानबूझकर ऐसा कर सकती है। माँ, आज तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। तुम्हारी छवि, तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारी खुशबू को लेने के लिए मैं रोज़ लखनीत से मिलने जाती रही। उसको छूने तथा सूंघने से मेरे मन में तुम्हारे प्यार की लहर सी उठती, जो मेरे मन में उठे गुब्बार को शांत कर देती। उसे गोद में बिठाकर मैं मन में छवि बना लेती कि जब वह तुम्हारी गोद में बैठेगा तब लखनीत नहीं, मैं कनिका होंगी। मेरी सुंदर माँ, देखो ना, हम दोनों एक दूसरे को कितना समझते रहे हैं। आप भी जानती थी कि मैं आपको देखती रहती हूँ और मैं भी जानती थी कि आपको पता है। फिर भी हमने कभी भी एक दूसरे को शर्मिंदा नहीं होने दिया। माँ, कई बार सोचा हिम्मत बटोर कर आपसे बात करूं, किंतु मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण आपका अतीत आपके वर्तमान में उथल पुथल मचा जाए। अतीत को साथ साथ लिए तुम आगे नहीं बढ़ सकती थी।
मन ही तो है, मचल जाता है। मैं जानती थी आपके लिए ऐसा करना संभव ना था। आपकी भी सीमाएं हैं, इसीलिए आज तक मैंने कोई प्रश्न नहीं किया। शायद नानी सही थी। अगर नानी आपके बारे में ना सोचती तो और कौन सोचता। माँ, मेरी प्यारी माँ, मेरी आखिरी शिकायत यह है कि आज आपने सदा के लिए मुझसे अपने होने का एहसास छीन लिया। माँ, जिस एहसास से मेरी सब आशाएं जीवित थीं, मेरे जीवन की डोर बंधी थीं, तुम थी तो पिता का एहसास भी जीवित था। अब ना तुम ना पिता। प्यारी सी तुम्हारी बेटी कनिका। मिस राखी, इंसान में समझौते की प्रवृत्ति कितनी शक्तिशाली होती है। कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, आदमी उसमें जीना सीख ही लेता है। ठीक कहती हो कनिका, जीवन का सतत प्रवाह भी कभी रुक पाया है क्या? मिस राखी, अब प्रश्न उठा कि यह पत्र पहुंचाया कैसे जाए। मुझे और रोनित दोनों को पता था कब अंतिम दर्शन है, कितने बजे बॉडी को आखिरी दर्शन के लिए घर लाया जाएगा। हम दोनों सफ़ेद कपड़े पहने भीड़ को चीरते उनके घर पहुँचे। माँ के दर्शन करते वक्त मैंने चोरी से वह पत्र माँ को दे दिया, बॉक्स में रख दिया। अब हमें किसी का डर नहीं था, नानी का भी नहीं। वैसे नानी मुझे पहचान गई थी, पर चुप रही। हम दोनों चुपके से वहाँ से निकल गए। आज यही मातम तो मना रही थी मिस। वह फूट फूट कर रोने लगी। राखी ने कनिका के कंधों पर हाथ रखकर दिलासा देते हुए उसे गले से लगाकर कहा, जाओ थोड़ा आराम कर लो। इतने में ही चिल्ड्रंस होम की प्रधान अध्यापिका कनिका के हाथ में एक पैकेट देते हुए बोली, कनिका, आज सुबह ही यह रजिस्टर्ड पत्र तुम्हारे लिए आया है। मेरे लिए? उसने पत्र घुमा फिरा कर देखा। कोई अता पता नहीं था। उसके हाथ कपकपा रहे थे। शायद वह लिखाई थोड़ी जानी पहचानी लग रही थी। कनिका, दो इसे मैं पढ़ देती हूँ, राखी ने कहा। उसने पत्र राखी की ओर बढ़ाया। मेरी प्यारी जिगर की टुकड़ी कनिका, बेटा, यह संदेश मैं वैसे ही लिख रही हूँ जैसे डूबते समय जहाज के साथ समुद्र में समाये जाने से पहले नाविका अंतिम संदेश लिखकर बोतल में रखकर लहरों में छोड़ देता है। इस आशा से मैंने यह पत्र छोड़ दिया है। तुम्हें मिले या ना मिले, यह समय पर निर्भर करता है। अगर यह पत्र तुम्हें मिल गया तो ज़रूर पढ़ लेना, मुझे शांति मिलेगी। मैं जानती हूँ मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ, बहुत बड़ी भूल की है मैंने। तुमसे क्षमा मांगती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें भूल गई थी। भला कोई माँ अपने बच्चों को भूल सकती है क्या? मुझे पूरा विश्वास है जब तुम बड़ी होगी शायद मेरी बेबसी को समझ पाओगी। समय जानता है एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा होगा जब तुम्हारी माँ की आंखें नम ना हुई हों। मानती हूँ गलतियाँ बहुत की है मैंने जो क्षमा के योग्य भी नहीं है। क्या करूँ, कमज़ोर थी। उस दिन मैंने खुद को बहुत कोसा। रात भर नींद भी नहीं आई जब मैंने तुम्हें देखकर भी अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ गए। तुम्हें देखते ही यूँ लगा मानो प्रकृति ने मेरी मुराद पूरी कर दी है। जी तो किया कि तुम्हें गले लगा लूं, लेकिन अपराध बोध की दीवार सामने खड़ी थी जिसे मैं मरते दम तक ना लांघ सकी। उस दिन के बाद से घर से निकलते ही मेरी नज़र तुम्हें ढूंढने लगती। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी नानी ने मेरे लाल पासपोर्ट का फ़ायदा उठाया। अपनी नई नई बसी गृहस्थी, पति, ससुराल को तुम्हारे बारे में ना बता सकी। एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब मैंने अपनी प्यारी पहली बच्ची कनिका के बारे में सोचा नहीं। जब जब लखनीत को प्यार से गले लगाती तब तब तुम्हारा नाम लेकर लखनीत को बार बार पुचकारती रहती। मैं जानती थी कि तुम अक्सर लखनीत से मिलती हो। जब कभी लखनीत बताता कि कनिका दीदी ने चॉकलेट दी है, उसकी बलैया लेते न थकती। बेटा, तुम्हारे लिए मेरी अतड़ियाँ रोती थी, लेकिन मैं खुदगर्ज थी। विडंबना यह थी कि किसी से तुम्हारा जिक्र भी नहीं कर सकती थी। तुम्हें तो यह तक ना बता सकी कि मेरे पास समय बहुत कम है, कभी भी मेरी मृत्यु हो सकती है। बस सोचकर तसल्ली कर लेती। तुम्हें अलग करने की यह सजा तो नाम मात्र के बराबर है। अब मैं आज़ाद होने वाली हूँ। आज कोई डर नहीं है मुझे, माँ का भी नहीं। बेटा, मरने से पहले यह पत्र तथा एक छोटा सा पैकेट पड़ोसियों को दिया है तुम्हें पोस्ट करने के लिए, जिसमें तुम्हारा पहला जोड़ा, हम दोनों की पहली तस्वीर, तुम्हारा टेडी बियर, तुम्हारे पापा का नाम और फोटो है।
जीवन भर तुम्हें कलेजे से लगाने को तरसती रही, लेकिन हिम्मत ना जुटा पाई। दोषी हूँ तुम्हारी, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मजबूर माँ के इस बिलखते मौन को समझकर उसे क्षमा कर देना। अब राखी कनिका की मनोस्थिति से रूबरू हो चुकी थी। अनाथ कनिका को सहारा देने के लिए वह तैयार थे। आखिर वह भी अकेली औरत ही थी, कोई बाल बच्चा नहीं था। कनिका बेटा मत रो, यह माँ तेरा कभी साथ नहीं छोड़ेगी, कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देगी। और यह दोस्त भी नहीं। पीछे से जब रोनित ने कहा तो न जाने कौन सी अनोखी शक्ति कनिका अपने भीतर महसूस करने लगी। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।